हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग नोडल एनालिसिस के तीनों टाइप या तीनों केस कहें बहुत अच्छे से देख चुके हैं। अगर वो आपको तीनों केस समझ में आ गए होंगे और मैंने जितनी बातें आपको बताई है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या फिर केस 1, केस 2, केस 3 जो लेना चाहें वो ले लीजिए। वो तीनों आपके क्या है, मॉडल है। उन्हीं मॉडल के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन डिजाइन होंगे। उसकी हर एक बात आपको ध्यान से सुननी चाहिए और आपने सुनी भी होगी। ठीक है, तो तीनों टाइप बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करिएगा और वही आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो तीन टाइप पढ़े हमने नोडल एनालिसिस में, उसको किस तरीके से क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे और किस तरीके से गेट एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने नोडल मेथड सीख ली तो इसका मतलब है कि 95 बोलूं या 98% क्वेश्चंस आपको नोडल से ही सॉल्व हो जाएगी। आपको किसी दूसरे मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 95% एक बहुत बड़ा परसेंटेज होता है पूरे इंटायर नेटवर्क थ्योरी में। अगर नोडल बहुत अच्छे से आ गया तो आपके 95% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर आपको बहुत अच्छा फोकस रखना है। जब भी मैं क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है। एक बार कटेगा, दूसरी बार कटेगा, तीसरी बार कटेगा, पांचवी बार, चौथी, छठी बार, सातवीं बार आपको ट्राई करते रहना है। जितना अच्छे से आप ट्राई करोगे शुरुआत में, देखिए जब हम लोग लर्निंग करते हैं, लर्निंग इज द स्लो प्रोसेस, मैं हमेशा बोलता हूं। तो जब आप सीख रहे होते हैं ना, तब टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका असली डेवलपमेंट होगा। अगर आप गलत तरीके से सीख गए तो फिर वो हमेशा के लिए गलत तरीके से ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं बोलूंगा आप आंसर के पीछे मत भागिए। कम से कम 2-3 स्टेप तक अगर आप जा रहे हैं राइट वे में या राइट पाथ पे, तो आपका अप्रोच अगर राइट है तो वही चाहिए। आंसर एक ना एक दिन निकल आएगा। ठीक है, चलिए वन बाय वन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपनी गलतियों से सीखते जाना है। क्वेश्चन दर क्वेश्चन गलतियां तो होगी, एग्जाम के दिन भी एक आध दो गलती होगी, पर ठीक है, उसको जितना हम मिनिमाइज करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 104, फाइंड नोड वोल्टेजेस। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दे रखा है, आपसे बोला है नोड वोल्टेजेस बताइए। ठीक है, अब सबसे पहले हमने क्या सीखा कि आपका जो नोडल एनालिसिस था उसमें आपको आइडेंटिफाई करना, नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग नोड को आइडेंटिफाई करें तो ये हमारा नोड नंबर 1, ये नोड नंबर 2 और ये भी नोड एक ही, क्योंकि एक ही पोटेंशियल है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे एक ही नोड बोल सकते हैं हम लोग, एक ही नोड बोल सकते हैं इन दोनों को। ठीक है, और ये हमारा एक नोड नंबर 3। फिर मैंने क्या बोला, एक नोड को आपको ग्राउंड पोटेंशियल एज्यूम करना, रेफरेंस लेना है, तो ये हमारा क्या रहा, रेफरेंस। ज्यादातर हम लोग रेफरेंस, बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर रेफरेंस इसको ले ले तो क्या होगा, ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट रेफरेंस हम लोग हमेशा ही नीचे वाले को ही लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस का मतलब है कि ग्राउंड का मतलब है कि 0 वोल्ट, ग्राउंड का मतलब है 0 वोल्ट पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो, तो अगर इन दोनों नोड, अब क्या करें, नाम असाइन कर देते हैं, इनके नाम असाइन अगर कर दें हम लोग, तो इस नोड को बोल देंगे हम लोग V1 और इसको बोल देंगे V2 नोड। नाम रख दिए कुछ भी। हाँ, गेट एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, सिंपली ये पूछ सकता है कि ये नोड बताइए, कहीं करंट पूछ लेगा। अभी करेंगे हम लोग, गेट के भी क्वेश्चन करेंगे, गेट के भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट सीख जाए। ठीक है, पहले हम लोग बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब क्या करें, हम लोगों ने क्या कर दिया, नाम भी असाइन कर लिए। अब सीधा सीधा हमें क्या करना है, हर एक नोड के ऊपर नोडल इक्वेशन लिखनी है और उसको सॉल्व करनी है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमारा। तो यहां पर बहुत अच्छे से करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। नोडल एनालिसिस एट V1 के ऊपर अगर हम लोग नोडल अप्लाई करें तो बहुत अच्छा कलर ले लेते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोगों को खड़े हो जाना है। मैंने क्या बताया था, जहां पर डायरेक्शन गिवन है करंट का, उसको इनकमिंग आउटगोइंग जैसा लेना है आपको, और बाकी जहां पर मेंशन नहीं है वहां पर जिस नोड का हम लोग नोडल एनालिसिस लिख रहे हैं वो क्या है, बॉस है, सुप्रीम है, वहीं से उसको ही हमें हायर पोटेंशियल एज्यूम करना है। ओरिजिनल में हायर होगा या नहीं होगा ये तो हमारा आंसर निकलने के बाद पता चलेगा, बट हमें इक्वेशन लिखते टाइम पर जिसका भी नोडल एनालिसिस लिख रहे हैं उसको हाई पोटेंशियल मानना है। ये बात बताई थी मैंने, चलो जल्दी से लिख देते हैं। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये हो जाएगा V1 - 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस V1 - V2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, V1 - 0 डिवाइडेड बाई 2, V1 - V2
डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या है आपका इनकमिंग, ये सारे के सारे आउटगोइंग लिखे हमने, तो आउटगोइंग इक्वल टू इनकमिंग, क्योंकि अल्टीमेटली लिख क्या रहे हैं, केसीएल तो लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 5 इधर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे कई बार लोग स्टूडेंट गलती कर देते हैं, ये आ रहा है इनकमिंग है और ये बाकी सारी चीज हम क्या लिख रहे हैं आउटगोइंग की, तो इनकमिंग को इक्वल टू के उधर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नोडल में कर क्या रहे हैं हम लोग, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व कर देखिए, शुरुआत में मैं बहुत प्रोसीजर वाइज बताऊंगा आपको चीजें, ताकि डायरेक्ट स्टेप नहीं लिखूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे। इस वजह से शुरुआत में जब लर्निंग है आपका, तो मैं धीरे धीरे सारी चीज लिखूंगा। एलसीएम आ जाएगा कितना 4, ये हो जाएगा 2v1 प्लस v1 माइनस v2 इक्वल टू 5, ठीक है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे सर क्या बोर कर रहे हैं आप धीरे धीरे, तो आप स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, 1x 2x 3x है ना, 3x तो नहीं बोलूंगा, 2x या 2.5x पे भी आप चला के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बट मेरा काम है कि आपको बेसिक से सिखाना, छोटा से छोटा डाउट भी रह नहीं जाए आपका, ठीक है। चलिए तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3v1 हो जाएगा माइनस v2, और नेटवर्क थ्योरी ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो आपको कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना है। 3v1 माइनस v2 5 चौक 20, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। चलो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से नोडल है ना, सेकंड वो लिखते हैं हमारा कि नोडल एनालिसिस, नोडल एट v2 है ना, नोडल एट v2। चलिए अब इनकमिंग आउटगोइंग सबसे जहां पर मेंशन नहीं है वो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग। तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस उसके बाद क्या है v2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। चलिए अब क्या करें, ये दोनों हो गया। उसके बाद यहां पे आउटगोइंग है, तो अभी हम लोग आउटगोइंग ही लिख रहे हैं सारा का सारा, तो 5 आउटगोइंग है और इक्वल टू इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 10, इनकमिंग कितना है 10 है। चलिए अब इसको 5 को उस साइड में ले जाते हैं, बाकी का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका, है ना। देखिए कई सारे स्टूडेंट एलसीएम लेने में भी गड़बड़ करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग तरीके से आपने सीखा होगा। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक है। तो 12 क्या आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली एलसीएम, क्योंकि बेसिक्स हमें नहीं पता होता, तो कई बार हम डायरेक्टली 6 into 4 कर देते हैं, 6 चौक 24, तो 24 एलसीएम कर देते हैं, तो ये चूक हो जाती है कई बार। तो थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा, कम से कम गलत होने के चांसेस हमारे नहीं रहेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो बाकी एलसीएम आपको पता हो, क्योंकि मैंने देखा है मेरी ओल्ड सीरीज बनाने के बाद कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एलसीएम निकालने में कई बार दिक्कतें आई है उनको, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, थोड़ा करके देख लेना। तो अब यहां पर इसको जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 3 12, तो 3v2 माइनस 3v1 प्लस 6 दूना 12, 2v2 इक्वल टू 5 उधर चले जाएगा तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो जाएगा 3 और 2 5 और माइनस 3v1 इस साइड में ले लेते हैं, 5v2 और 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 हमारी आ गई है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को हमें लेके क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 3v1, ठीक है, 3v1 माइनस v2 इक्वल टू 20, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 को वापस लिख देते हैं, माइनस 3v1, ठीक है, प्लस 5v2 इक्वल टू कितना हो गया, 60 हो गया। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि एक प्लस का एक माइनस का, तो ये आपस में कैंसल आउट हो जा रहे हैं, ये हमारे क्या हो रहे हैं, आपस में कैंसल हो रहे हैं। तो 3v1 से माइनस 3v1 मतलब दोनों का हम लोग एडिशन कर रहे हैं असल में, तो एडिशन करेंगे तो दोनों कैंसल आउट हो गए। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे, है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करते तो आपको आता होगा, कई बार हम लोग ऐड करते हैं, कई बार डिफरेंस करते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी कि हमारे कोई वेरिएबल अगर कट रहे हैं तो फिर डिफरेंस नहीं करेंगे, कट रहे हैं अगर हमारे डायरेक्टली कट रहे हैं तो हम लोग एडिशन कर देंगे, ठीक है। तो 5 में से 1 चले गया तो कितना हो गया, 4v2, क्योंकि साइन बड़ा काय का था, 5 बड़ा था प्लस का, तो इस वजह से प्लस का रहेगा। देन 60 और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा 4 दूना 8, 20 वोल्ट। तो v2 कितना हो गया, 20 वोल्ट इज द आंसर,
20 वोल्ट इज द आंसर। ठीक है, अब एक आ गया तो दूसरे इसको यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा दूसरा आंसर भी आ जाएगा। तो 3v1 माइनस 20 इक्वल टू 20 और ये उधर जाएगा 40, तो v1 कितना हो जाएगा 40/3 वोल्ट, है ना। यूनिट लिखना मत भूलना। कन्वेंशनल में क्या होता है ना, यूनिट्स के भी नंबर कट जाते हैं। गेट में तो खैर ये यूनिट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपको वहाँ पे आंसर लिखना रहता है, बट कन्वेंशनल पेपर्स वगैरह में तो आदत अभी से डाल लो, क्योंकि आगे चल के इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखोगे या कोई भी कन्वेंशनल पेपर लिखोगे तो आदत रातों रात नहीं बदलती है। एक बार बना ली तो बना ली, तो यूनिट्स लिखना मत भूलना। दो चीजें मैं आपको यहां से बोलूंगा अपनी तरफ से, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्वेश्चन बहुत ही सिस्टमेटिक सॉल्व किया करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कॉपी के पीछे वाले में ट्राई करेंगे, कभी हेडर फुटेज जो ऊपर है ना, कॉपी के ऊपर हेडर फुटेज होता है वहां ट्राई करते रहेंगे, कोने में ट्राई कर लेंगे। ऐसा नहीं, ट्राई बहुत शिद्दत से, क्योंकि अगर आप अगर इसको हेडर फुटेज या कॉपी के पीछे सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। भाई सबसे पहले तो क्वेश्चन की इज्जत आप करोगे ना, तभी तो क्वेश्चन आपकी इज्जत करेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। इस वजह से कितनी भाई इतनी फीस भर रहे हो या इतना इधर उधर खर्चा करे हो, अभी तक IIT JEE करते टाइम पे माँ बाप का पैसा इतना फूका है, थोड़े 2-4 कॉपियां और लग जाएगी, बट थोड़ा सिस्टमेटिक सॉल्व करो ना। आपको भारी भरकम थोड़ी खर्चा करवा रहा हूं, एक कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करो आप, और ये स्टेप्स बहुत सिस्टमेटिक लिखिएगा। ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक आपको लिखना है, क्योंकि जितना सिस्टमेटिक होगा उतना अच्छा रिवीजन करने में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपकी धरोहर है ना, धरोहर आपकी पूंजी बनने वाली है सारी चीजें। चलिए, तो अब ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल का था, दोनों पे हमने नोडल लिखा, नोड असाइन किया, सब कुछ हो गया। मैं आपको एक छोटी सी चीज और सिखाऊंगा, यहां से मैं सिखाऊंगा क्रेमर्स रूल। अब आप बोलेंगे सर 2 इक्वेशन में क्रेमर्स रूल का क्या काम है, बट अभी आप सीखो। देखो शुरुआत छोटे से करूंगा ना, तब तो बड़ी चीज सॉल्व करने में मजा आएगा। तो मैं यहाँ 2 इक्वेशन पे क्रेमर्स रूल अप्लाई करता हूं और उसको थोड़ा सिखाता हूं किस तरीके से क्रेमर्स रूल वर्क करता है। उसके बाद हम लोग 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर क्रेमर्स रूल कैसे काम करेगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और मैं अब सिखाता हूं आपको क्रेमर्स रूल कि 2 इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल कैसे हमारा लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए, तो इसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल, ठीक है, क्रेमर्स रूल सीख रहे हैं हम। देखो क्रेमर्स रूल क्या काम आता है। क्रेमर्स रूल आपको ज्यादा वेरिएबल्स वगैरह वाले अगर आपकी इक्वेशंस होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है। और गेट एग्जामिनेशन में कई, देखिए अब क्या है हमारे पास, ये जब हमारे पास ये कैलसी हुआ करता था ना, ये फिजिकल कैलसी हुआ करता था, इसमें 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आसानी से सॉल्व हो जाते थे। बट अब ये कैलसी अलाउ नहीं है, वर्चुअल कैलकुलेटर है, और वर्चुअल कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते आप। जो गेट में वर्चुअल कैलकुलेटर, हाँ कन्वेंशनल पेपर में ये कैलकुलेटर मिलता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट गेट एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो वर्चुअल कैलकुलेटर में इक्वेशन सॉल्व करने का कोई भी टूल्स नहीं है। इस वजह से जब भी आपको देखिए क्वेश्चंस तो वैसे तो 2 वेरिएबल का आएगा तो वो तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बना दोगे, बट जब 3 इक्वेशन सॉल्व करने की बारी आएगी तब कई बार गड़बड़ हो सकती है। इस वजह से हम लोग क्रेमर्स रूल सीखते हैं। तो आपको कहां अप्लाई करना है क्रेमर्स रूल, सबसे पहले जहां पे 3 इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो हमें क्रेमर्स रूल अप्लाई करना है। दूसरा चीज 2 इक्वेशन के लिए नहीं करना है, और गेट में 1% चांस है कि 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आए, अदरवाइज आपको 2 वेरिएबल वाला ही दिया जाएगा। ठीक है, 3 वेरिएबल वाला, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाला क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाएंगे आपसे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फिजिकल कैलसी नहीं है, वर्चुअल कैलसी में कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, तो टाइम किलिंग होगा। और मैंने ऑलरेडी बताया है कि गेट वाले लोग क्या चाहते हैं, दे वांट एनालिटिकल पीपल, लेबोरियस लोग नहीं चाहिए, उनको एनालिटिकल माइंड वाले चाहिए। तो वो बहुत आपसे गधा हम वाली टाइप नहीं काम करवाएंगे। ठीक है, और दूसरा चीज है क्रेमर्स रूल हेल्पफुल एक जगह और रहेगा, आपके जब यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखोगे तो क्रेमर्स रूल से अगर सॉल्व करोगे तो अच्छा इंप्रेशन होता है, नंबर ज्यादा मिलता है। और प्लस इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह में जब कन्वेंशनल पेपर लिखोगे तो वहां पर अगर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का क्वेश्चन हो सकता है, उसको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करोगे तो ज्यादा अच्छा नंबर मिलता है। ठीक है, चाहे आपके कन्वेंशनल पेपर में कैलसी अलाउ है, बट आपको वहां पे कन्वेंशनल में क्या करना है,
पेज भरना है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे रिप्रेजेंटेशन का नंबर है, इस वजह से क्रेमर्स रूल वहां पे अप्लाई करिएगा। तो अभी मैं क्रेमर्स रूल बहुत ही 2 इक्वेशन के लिए बताऊंगा, फिर धीरे से 3 इक्वेशन के लिए भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हम लोग की लर्निंग अचानक से झटका नहीं लगे हमें 3 इक्वेशन में, 3 वेरिएबल में। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम लोग पहले सॉल्व करते हैं। तो आपको क्या करना है, क्रेमर्स रूल में इसको मैट्रिसेस फॉर्म में जमा लेना है, दोनों इक्वेशन। सपोज करो ये इक्वेशन हमारी 1 थी, ये 2 थी, ठीक है। तो इनको हम लोगों को मैट्रिसेस फॉर्म में जमा लेना है। अब देखो मैट्रिसेस फॉर्म में कैसा जमा लेंगे हम लोग, देखिएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, 3 कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स लिख रहे हैं 3, -1, -3 और 5, ठीक है। और जो वेरिएबल्स है वो लिख लो, v1 और v2 वेरिएबल से, और इक्वल टू में जो थे वो लिख लेंगे, 20 और 60 हमारे इक्वल टू वाले थे, ये लिख लिया। ये मैट्रिसेस फॉर्म आपको वैसे भी लिखते आता है, मैथमेटिक्स से सीख चुके हो। अब देखिए क्रेमर्स रूल ये बोलता है कि जो v1 वोल्टेज होगा वो कहलाता है आपका del1 डिवाइडेड बाय del। क्या कहलाता है, del1 डिवाइडेड बाय del। और सिमिलरली अगर v2 आप निकालना चाहते हैं तो del2 डिवाइडेड बाय del। अब आप बोलेंगे सर ये del1 और del2 है क्या चीज, वो अभी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। कि del1 और del2 है क्या चीजें, है ना। थोड़ा सा हम लोग इनको छोटा कर देते हैं पूरा का पूरा, इसको तो थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है हमें, ठीक है। del1 और del क्या है ये बताता हूं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन है तो वो चीज सबसे पहले स्पष्ट करता हूं मैं आपको कि जो del है ना, del ये आपका क्या है, डिटर्मिनेंट। ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसका क्या है, डिटर्मिनेंट। ये del क्या है, दोनों ही डिटर्मिनेंट है, बट del1 और del2 क्या है अभी मैं बताता हूं थोड़ी देर से। आप ये डिनोमिनेटर को देखो, ये क्या है आपका, del का मतलब है डिटर्मिनेंट। तो ये ओरिजिनल मैट्रिसेस का क्या निकालना है, हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अगर है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना तो आसान है, 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 5 माइनस, है ना, ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, देन माइनस साइन के साथ, फिर -1 इंटू -3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 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 क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 3, तो कितना हो गया 12। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि del1 क्या है, del1 में आपको ये करना है, del1 में ये करना है कि अगर 1 है, del1 निकालना है तो आपको ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर देना। ये जो पहला कॉलम है इसको हटा दो, और ये जो इक्वल टू लगा है इसकी जगह, पहले कॉलम की जगह जो इक्वल टू वाली वैल्यूज है वो आ जाएगी, ठीक है। तो पहले कॉलम की जगह 20 और 60 आ गई, और बाकी सेकंड वाला जो कॉलम है वो एज इट इज रख दो, ठीक है। आया बात समझ में। अब फिर डिटर्मिनेंट कर दो, डिटर्मिनेंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 5 माइनस 60 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 से 5 100 और माइनस माइनस प्लस 60, तो ये हो गया 160, ठीक है। और अगर मैं यहां से देखूं तो v1 अगर मुझे निकालना है तो del1 डिवाइडेड बाय del, इसका मतलब है कि 160 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 4 3 12, 4 चौक 16, तो 40 डिवाइडेड बाय 3, 40 डिवाइडेड बाय 3 v1। देखो आया, 40 डिवाइडेड बाय 3 है v1, तो यहां पर भी v1 की वैल्यू आ गई 40 डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट। मजा आया। चलिए अगर मैं सेकेंड रॉ की बात करूं, del2 की बात करते हैं ना, किसकी बात करें हम लोग, del2 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा उस साइड में ले जाता हूं, ठीक है। अब del2 के टाइम पे ये जो सेकंड कॉलम है, 2 का मतलब क्या है, सेकंड कॉलम है, इसको हटा दो और उसकी जगह जो इक्वल टू है वो ला दो। तो इसका मतलब है पहला कॉलम एज इट इज 3 -3 और 20 और 60, सेकंड कॉलम की जगह हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। अब देखिएगा बहुत आसानी से कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 60 माइनस 20 इंटू -3। मैं पूरा लिख रहा हूं क्योंकि प्लस माइनस में आप गड़बड़ नहीं करें शुरुआत में, ठीक है। चलिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, del2 इक्वल टू ये हो जाएगा 18 180 और माइनस माइनस प्लस 40 20 60 और ये हो गया 240, ठीक है, 240 हो गया। अब देन अगर हम लोगों को v2 निकालना है तो v2 क्या हो जाएगा, del2 डिवाइडेड बाय del,
तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय कितना है हमारा 12 है ना, डेल कितना है 12, तो कितना हो गया 12 दूना 24 20, तो ये हो गया V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। देखिए हम लोगों ने जो V2 निकाला था वो भी क्या है हमारा, V2 कितना है 20 वोल्ट है। आया मजा आपको? क्रेमर्स रूल सीखा आपने यहां से किस तरीके से वर्क करता है। पहले मैट्रिसेस फॉर्म में लिख लो, V1 V2, अगर V3 होगा तो डेल 3 डिवाइडेड बाय डेल होगा। डेल क्या है हमारा, ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, और डेल 1 और डेल 2 क्या करना है, जो भी आपका ये 1 2 3 है, 1 सपोज करिए 1 है तो 1 मतलब पहला कॉलम रिप्लेस कर दो इक्वल टू वाली वैल्यू से, और देन उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। और 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको निकालते आता है। हाँ, 3 क्रॉस 3 के डिटर्मिनेंट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जिनने मैथमेटिक्स पढ़ रखा होगा उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर ने सिखाया है 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है शॉर्टकट तरीके से। ठीक है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने एक सैंपल क्वेश्चन किया, जिससे बहुत 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया, बट एडिशनली आज हमने एक नई चीज सीखी। बहुत सारे आई एम श्योर बहुत सारे स्टूडेंट को क्रेमर्स रूल आज पहली बार पल्ले पड़ा होगा। कुछ लोग जानते होंगे पहले से, बट ज्यादातर स्टूडेंट आज थोड़ा सा सीखे होंगे। बट इसको जब मैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में अप्लाई करूंगा तब और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। इसमें क्या दे रखा है, फाइंड नोड वोल्टेजेस। इस क्वेश्चन में भी आपको नोड वोल्टेजेस निकालना है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है आपको, कि इस सर्किट में आपको नोड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफाई नोड कर देंगे हम लोग, तो हमें पता है कि एक नोड ये हो जाएगा और ये भी एक नोड। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कई बार गलती कर देते हैं, इनको अलग अलग नोड मान लेते हैं, बट ये दोनों के बीच में कोई एलिमेंट है क्या, नहीं है। तो ये दोनों क्या है, एक ही पोटेंशियल है। एक ही पोटेंशियल है मतलब ये दोनों का दोनों नोड एक ही है। ठीक है, एक ही नोड है। दूसरा नोड यहां पे और यहां पे, ये भी एक पोटेंशियल पे, दूसरा नोड ये है, और तीसरा नोड कौन सा है, ये। अब इन 3 नोड में से एक को रेफरेंस मानना है। मैंने बता रखा था ऑलरेडी कि आपको हमेशा नीचे वाले को रेफरेंस मानना है, दैट इज 0 वोल्ट। रेफरेंस नोड का मतलब है 0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि पूरे सर्किट में एक ग्राउंड पोटेंशियल चाहिएगा ही चाहिएगा, क्योंकि रिटर्न पाथ कैसे होगा, जितना करंट जाएगा उतना वापस आने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ग्राउंड टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने क्या किया, नोड आइडेंटिफाई कर लिए। अब हमें इनका नाम दे देना है। नाम कैसे दे देंगे हम लोग, यहां पर लेट अस सपोज इसको हमने बोल दिया V1 वोल्टेज और इसको बोल दिया V2 वोल्टेज। गेट एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको कोई करंट पूछे या कोई इन दोनों में से एक नोड का वोल्टेज पूछे, कुछ भी हो सकता है। बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, इस वजह से एक एक करके हम लोग दोनों नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये 2-3 चीजें हो गई हमारे लिए। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली सॉल्यूशन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नोडल लिखना है। नोडल एनालिसिस, नोडल एट V1 के ऊपर नोडल लगाना है। नोडल का मतलब असल में क्या है, इन शॉर्ट KCL देखना है, इनकमिंग और आउटगोइंग। और मैंने आपको बता रखा है जिस नोड का लिख रहे हैं वो हायर पोटेंशियल मान के चलेगा, एज्यूम करके चलेगा। ओरिजिनल में होगा नहीं होगा डिफरेंट चीजें, बट उसको उस टाइम पे एज्यूम करना है। चलिए अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय V1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस V1 माइनस V2 V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, और क्या है, कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है, और ये 1 एम्पेयर का इनकमिंग है, तो ये आउटगोइंग था, ये इनकमिंग है। देखिए गलती नहीं हो इस वजह से आप ये भी देख लीजिएगा कि इस नोड से कितनी कनेक्टेड ब्रांच है, 1 2 3, तो 1 2 और 3 ये काउंट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, नोडल लिखते टाइम पे एक आध ब्रांच हमसे छूट जाती है, हम यह लिखना भूल जाते हैं। तो जब भी आप नोडल एक्सप्रेशन लिखें उसके बाद एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा कि यहां पे कितनी ब्रांचेस हैं। जितनी ब्रांचेस होगी उतनी ही यहां पे टर्म्स आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिखनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 3 6, इसका मतलब 3V1 प्लस V1 माइनस V2 इक्वल टू 1। 6 उधर चले आएगा, ये कितना हो गया 4V1 माइनस V2 इक्वल टू 6। दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा है, वापस नोडल लिख देते हैं हम लोग उस पर, नोडल 8 है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा कलर चेंज करके। नोडल
नोडल एट V2, V2 पे हम लोग नोडल लिख रहे हैं। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा यहां पे V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 7 प्लस। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने ये नोडल लिखते टाइम पे इसको हायर पोटेंशियल माना था V1 माइनस V2, जब ये लिख रहे हैं तो इसको क्या हायर पोटेंशियल मानना है? बिल्कुल मानना है। पिछले वाले डिस्कशन को दिमाग से निकाल देना, जिसका हम लोगों ने नोडल लिख चुके हैं उसको हटा दो। अब वापस जिसका भी नोडल लिख रहे हैं हम लोग करेंटली, जिसका नोडल एनालिसिस लिख रहे हैं उस पे ही आपको फोकस करना है और उसको ही हायर पोटेंशियल मानना है। चाहे हमने V1 माइनस V2 के टाइम पे इसको हम लोग हायर पोटेंशियल माना, बट जब इसका इस नोड का लिख रहे हैं तब हम इसको एज्यूम करेंगे हायर पोटेंशियल, ठीक है। बट रियलिटी में क्या होगा? रियलिटी में तो इन दोनों में से एक ही हायर पोटेंशियल हो सकता है ना, एक वैल्यू ज्यादा होगी एक कम होगी, सीधी सी बात है। तो रियलिटी में देखेंगे तो V1 और V2 में से कोई ना कोई बराबर, या तो बराबर हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बराबर हो सकता है या इन दोनों में से एक छोटा होगा दूसरा बड़ा होगा। मतलब दोनों के टाइम पे जो हमारा अजम्पशन है एक अजम्पशन रॉन्ग होगा। बट नोडल लिखने का तरीका ये है कि जब भी आप नोडल लिख रहे हैं तब उसको आप हायर पोटेंशियल एज्यूम करना है, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कंफ्यूज होते हैं कि सर इस टाइम पे ये लिखा था, इसके टाइम पे ये क्यों लिख रहे हैं? बिल्कुल लिखना है, क्योंकि हमारा जो थ्योरी है, हम लोगों ने जो बनाया है स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से जिसका लिख रहे हैं उस टाइम पर उस नोड को हमें हायर पोटेंशियल मानना है, ठीक है। ये हो गया 1 2 और आउटगोइंग है, आउटगोइंग इसका मतलब इधर ही आएगा इक्वल टू 0। तो 1 2 3 1 2 3। चलिए, अब यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 42 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6V2 और 7 6 7 42 7V1 और 4 उधर गया तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। -4 को साइड में लेके चलो अब जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो -7V1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 13V2 और ये हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक है, और 4 चौक 16 -168 और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। चलिए, अब दोनों इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं इस साइड में। जब सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन तो यहां पे लिख लेते हैं सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी ले लेते हैं इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। चलो वापस से मैं इक्वेशन लिख देता हूं 4V1 माइनस V2 इक्वल टू 6 और ये कितना हो जाएगा -7V1, ठीक है, प्लस 13V2 इक्वल टू -168। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमने बहुत जो छोटी क्लास थी हमारी, जब वहां पे हम लोगों ने दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करते सीखा था तो हमने देखा था कि कहीं ना कहीं सेम, जैसे 13V2 है तो इसको भी अगर हम लोग 13V2 किसी तरीके से बना दे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व करना आसान हो जाता है, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि इसी को बनाएं, इसको भी बना सकते हैं, बट मुझे इजी क्या लग रहा है, इसको मैं अगर 13, इसके सामने अगर 13 हो जाएगा तो माइनस और ये प्लस का तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये 13 होने के लिए मैं इंटायर इक्वेशन में, इस पूरी इंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 13 कर देता हूं। इस पूरी इंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 13 कर दूं तो ये मैं रीअरेंज करके वापस से कुछ ऐसा लिख सकता हूं, है ना, नीचे की साइड में लिख रहा हूं रीअरेंज करके 4 तेरचौक 52 तो 52V1, ठीक है, और ये हो जाएगा -13V2 और ये हो जाएगा 13 26 33 33 52 53 65 63 78 78, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको सॉल्व करने के लिए ये 13 और ये 13 कैंसिल हो गए, है ना, एडिशन कर रहे हैं तो यहां पर एडिशन है, इसका मतलब ये माइनस का है तो 52 में से 7 चले जाएगा तो कितना बचेगा 45V1 और यहां पे 68 चले जाएगा तो 100, 78 10 और चले जाएगा तो कितना हो जाएगा -90 हो जाएगा क्योंकि साइन बड़ा है। तो V1 कितना हो जाएगा 45 दूना 90 -2 वोल्ट इज द आंसर। मजा आया? क्योंकि देखिए मेरी ओल्ड सीरीज में ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था और कई सारे स्टूडेंट ये दो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाए थे। मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इस बार ये इक्वेशन सॉल्व करके आपको दे दी है।
ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग कर लिए थे सॉल्व, बट बहुत सारे स्टूडेंट ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है इसमें कई बार गच्चा खा जाते हैं। चलिए, तो V1 इक्वल टू कितना आया, -2 वोल्ट आ गया। अब V1 आ गया तो अब हमें क्या करना है, V2 निकाल लेना है। तो V2 किससे निकालेंगे, अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं V2 निकालते टाइम पे कि ये ओरिजिनल इक्वेशन में रख देते, नहीं, आपको ये जो 2 इक्वेशन सॉल्व करे इन्हीं दोनों में से किसी एक में रखना है। 13 मल्टीप्लाई करने के पहले वाली जो इक्वेशन है उसको यूज नहीं करना है ना, ये गलती हो जाती है। नहीं तो आप इन दोनों जो भी 2 इक्वेशन सॉल्व करी है उसमें वैल्यू रखना है, तो किसी में भी रख दीजिए। सपोज करिए मैं फर्स्ट वाले में रख दूं तो -7 इंटू -2 प्लस 13 V2 इक्वल टू -168, तो ये कितना, 7 दूनी 14, 14 प्लस का उस साइड में चले जाएगा 13 V2 और -168, यहाँ पॉजिटिव उधर जाएगा तो निगेटिव, माइनस कितना हो जाएगा 14, ठीक है। और V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4 12 का 2, हंसिला 1 7 8, और ये हो जाएगा 182 माइनस का डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। तो 182 डिवाइडेड बाय 13 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 -14 वोल्ट, -14 वोल्ट इज द आंसर। तो V2 कितना हो गया, ये हो गया -14 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका V2 और V1 ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से V1 और V2 निकाल लिया। जस्ट नोडल की प्रैक्टिस हो रही है आपकी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, अभी हम लोग लेवल बढ़ाएंगे हमारे क्वेश्चन करने का, ठीक है। ये बहुत ही आसान है। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड भी लिख सकता था, बट ठीक है चलेगा, आपको नजर आ रहा होगा, मैं एक ही उस पर कर देता हूं तो ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही फंडामेंटल। तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि किस तरीके से नोडल के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हमें किस तरीके से प्रोसेस चलाना है। इसी प्रोसेस में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, 8-10 क्वेश्चन नोडल के ऊपर कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो सके। और सिर्फ नोडल के टाइम पे नहीं प्रैक्टिस हो रही है, आगे चल के नेटवर्क के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, चाहे थ्योरम में करें चाहे हमारे ट्रांजिएंट में करें, हर जगह पे नोडल यूज होगा ही होगा, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हर जगह पे होगी। तो इस लेक्चर में यहीं तक करवा रहा हूं मैं। अगले लेक्चर में हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, और खासकर क्रेमर्स रूल 3 इक्वेशन वाला उसको सबसे पहले देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ओके, थैंक यू।